एवरीवन, चलिए फिर से हम अपनी एक नई वीडियो स्टार्ट करते हैं जिसमें हमारे यहाँ पे हिस्ट्री के 10 क्वेश्चन हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, वैदिक बलि प्रथा के विरुद्ध प्रथम प्रतिक्रिया उपलब्ध होती है। यानी जो ऋग्वैदिक काल में जो बलि दी जाती थी उसके विरुद्ध जो पहली प्रतिक्रिया उपलब्ध हुई कहाँ हुई? बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में, आजीवक संप्रदाय में या फिर उपनिषदों में। तो इसका आंसर है भाई उपनिषदों में। देखिएगा हमें ऐसा लगेगा इसका आंसर कि बौद्ध धर्म या जैन धर्म होगा, लेकिन नहीं, उपनिषदों में पहले से ही ये जो हमारी बलि दी जाती थी उसके विरुद्ध बात की जा चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ओल्डनबर्ग के मत में विदत का क्या अर्थ है? तो जो ओल्डनबर्ग है उन्होंने ये कहा है कि विदत से क्या मतलब है? उत्पादन से, अवतरण से, चुनाव से या फिर कानून से। तो ओल्डनबर्ग के मत में विदत का अर्थ कानून से था। ठीक है। एक और राइटर हुए हैं जिनका नाम है रोथ ने इसका अर्थ आदेश से लगाया है। ठीक है। जबकि जो रामचरण शर्मा है उन्होंने विदत किसे बताया है? भारतीय आर्यों की एक सामुदायिक संस्था। तो आपके 3 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। ओल्डनबर्ग ने विदत क्या बताया है? कानून। नेक्स्ट है रोथ ने क्या बताया है? आदेश। और जो रामचरण शर्मा है उन्होंने क्या बताया है? इसे आर्यों की प्राचीनतम सामुदायिक संस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वैदिक काल में किसकी गणना धन के रूप में होती थी? तांबा, गाय, सेना या फिर लोहार। तो हमें सबको पता है कि ऋग्वैदिक काल में जिसके पास सबसे अधिक गाय होती थी वो सबसे अधिक धनी समझा जाता था। तो यहाँ इसका आंसर होता है हमारा गाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आर्यों को कौन सी फसल की जानकारी नहीं थी? चावल, गेहूँ, केसर या फिर तिल। तो देखिएगा आर्यों को केसर की कोई भी जानकारी नहीं थी। अगर हम बात करें यजुर्वेद में भी धान की 5 किस्मों की बात की गई है। अथर्ववेद में धान की 2 किस्मों की बात की गई है। ठीक है। वात्स्यनी संहिता वगैरह इन सब में भी हमारे जो ये हैं आपके धान वगैरह इनकी बातें की गई है। ठीक है। नेक्स्ट, लेकिन केसर का कहीं भी कोई उल्लेख नहीं मिलता है। तो आर्यों को कौन सी फसल की जानकारी नहीं थी? केसर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, सही कथन का हमें चुनाव करना है। पहला कथन है, वेद स्रोतों का संग्रह है जो कि संस्कृत भाषा में लिखे गए और प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है और अंतिम वेद अथर्ववेद है। तो देखिए, तो बात बिल्कुल सही है कि जो वेद है वो स्रोतों का संग्रह है, संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं और सबसे प्राचीनतम वेद हमारा ऋग्वेद है और अंतिम वेद हमारा अथर्ववेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों को एक ऐतिहासिक स्रोत के रूप में प्रयुक्त करने में मुख्य समस्या उनके काल अवधि की आती है। तो ये भी बात सही है। देखिए कहीं पे भी ना टाइम पीरियड मेंशन नहीं है। मतलब ये तो है कि ये उसके बाद हुआ, ये उसके बाद हुआ, लेकिन उसमें कहीं भी डेट मेंशन नहीं है। तो इसलिए हम इन्हें ऐतिहासिक स्रोत के रूप में यूज़ नहीं कर सकते। तो दोनों ही कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इस बार भी 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, यद्यपि ऋग्वेद में घुड़सवारी के दृष्टांत मिलते हैं तथापि घोड़े सामान्यतः रथ चलाते थे। मतलब ऋग्वेद में घुड़सवारी हमें देखने को मिलती है, लेकिन फिर भी जो घोड़े हैं वो सामान्यतः रथ चलाते थे। रथ के दृष्टांत इतने अधिक मिलते हैं कि विस्तार से इसे ऐतिहासिक तथ्य पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। तो भाई रथ के इतने ज़्यादा दृष्टांत मिलते हैं कि हमें फिर से सोचना चाहिए कि नहीं, एक बार फिर से इसके बारे में जानकारी हमें इकट्ठी करनी चाहिए। तो दोनों ही कथन हमारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? वैदिक काल के संबंध में पति पत्नी के चयन के संबंध में काफ़ी कम प्रतिबंध था। मतलब पति पत्नी के चयन में कोई प्रतिबंध नहीं था। ऋग्वेद में शूरवीर महिलाओं का युद्ध में भाग लेने का उल्लेख मिलता है। ठीक है। इसमें संदेह नहीं है कि पुत्री की अपेक्षा पुत्र को वरीयता दी जाती थी। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक बालिकाओं के विवाह की उम्र कम करने पर पुरजोर बल दिया गया है। तो भाई वैदिक काल के बारे में यही कथन सही नहीं है, चौथे वाला, कि जो ऋग्वैदिक काल है वहाँ पर विवाह की उम्र कम करने पर जोर दिया गया है। ऐसा नहीं था। ठीक है। देखिएगा जो वैदिक युग था उसमें बाल विवाह तो बिल्कुल प्रचलित था ही नहीं। ऋग्वेद में भी जो है विवाह की जो आयु है सामान्यतः लड़कियों के लिए वो 15 या फिर 16 वर्ष ली गई है। विवाह के लिए एक शब्द इस्तेमाल होता था जिसको हम बोलते थे, 1 सेकंड में लिख देती हूँ, वो होता था उद्वाह। तो ये विवाह के लिए एक शब्द यूज होता था, उद्वाह। इसका हिंदी में मीनिंग होता था दूर ले जाना। ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है कि हमारा है यहाँ पे जो ऋग्वेद में एक विवाह सूक्त मिलता है, तो उसमें जो वधु है, वधु के विवाह की जो आयु है वो पूर्णतः परिपक्व और वयस्क बताई गई है। तो ये वाला हमारा कथन गलत हो जाता है कि ऋग्वेद में जो महिलाओं की उम्र है वो कम करने पर उसमें जोर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषदों के विकास में गैर वैदिक विचार का योगदान परिकल्पित है क्योंकि
मतलब जो उपनिषद हैं उनके विकास में जो हमारा गैर वैदिक विचार है उसका योगदान परिकल्पित है, क्योंकि उनका उद्भव ऋग्वेद तथा ब्राह्मण ग्रंथों में हुआ। वे वैदिक वांग्मय और नवीन विचारधाराओं के महत्वपूर्ण परिवर्तन काल को निरूपित करते हैं। इस प्रकार के विचार का कोई ग्रंथ अथवा स्पष्ट परंपरा नहीं है, या फिर परिवर्तन का यह स्वरूप यथा उद्घाटित तथा अनुष्ठानों द्वारा नियंत्रित वेदों की स्वीकार्यता से हट करके अंततः प्रेरणा, अवलोकन तथा विश्लेषण से प्राप्त होने वाले ज्ञान की संभावना की दिशा में था। तो इसका आंसर है कि हमारा जो है इस प्रकार के विचार का कोई ग्रंथ अथवा स्पष्ट परंपरा नहीं मिली है। तो मतलब अगर उपनिषदों के विकास में हम गैर वैदिक विचार का योगदान परिकल्पित है, क्योंकि इस प्रकार के विचार का कोई भी ग्रंथ और स्पष्ट परंपरा हमारे पास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में पंचजन्य क्या बतलाता है? तो ऋग्वेद में पंचजन्य से तात्पर्य हमारे आर्यों की 5 जनजातियां हैं। ठीक है, देखिएगा आपको पता है कि जो हमारे आर्य हैं वो कई जनों में विभक्त थे। ठीक है, ऋग्वेद में हमारे यहाँ पे 30 जनजातियां और महत्वपूर्ण परिवारों के नाम मिलते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि ऋग्वेद में कितनी जनजातियों के बारे में नाम मिलते हैं, 30 जनजातियों के बारे में नाम मिलते हैं। ठीक है, और उसमें हमारे 5 जन प्रमुख थे, अनु, द्रहु, यदु, पुरु और तुर्वश। ठीक है, इनमें से भाई आपका क्या होता है, तो ऋग्वेद में जो आर्यों की 5 जनजातियां हमारे यहाँ पे मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऋग्वेद में भरत कबीला निम्नलिखित में से किस प्रदेश में स्थित था? पूर्वी पंजाब, पश्चिमी पंजाब, काबुल या फिर बैक्टीरिया? तो जो हमारा भरत कबीला है वो पश्चिमी पंजाब में स्थित था। ठीक है, चलिए ये 10 क्वेश्चन हो गए हैं आपके, इनको आप एक बार देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।